नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय वायुसेना की स्थापना के 90 वर्ष पूरे। सरकार ने वायुसेना में एक नई शस्त्र प्रणाली शाखा शुरू किए जाने की मंजूरी दी। वायुसेना प्रमुख ने कहा, इस वर्ष दिसंबर में 3000 अग्निवीरों का आरंभिक प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के मेहसाणा में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार के प्रयासों से पूर्वोत्तर में शांति वापस आई। लगभग 9000 युवा हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे। महाराष्ट्र में मुंबई औरंगाबाद हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। राष्ट्रीय खेलों में सेना पदक तालिका में शीर्ष पर, हरियाणा दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। और महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने मेजबान बांग्लादेश को 160 रन का लक्ष्य दिया। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं नीलम मलकानिया। भारतीय वायुसेना आज अपनी स्थापना और उत्कृष्ट सेवा के 90 वर्ष पूरे कर रही है। वायुसेना दिवस समारोह आज चंडीगढ़ में बैंड मार्च और परेड के साथ शुरू हुआ। दिन के लगभग 2:45 पर सुखना लेक पर एक विशेष फ्लाई पास्ट का आयोजन होगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने कठिन परिश्रम, धैर्य और पूर्व अनुभवों से ये गौरवान्वित उपलब्धि हासिल की है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से वायुसेना में वायु सैनिकों की नियुक्ति हम सबके लिए एक चुनौती है, लेकिन साथ ही ये भारतीय युवाओं की क्षमता उजागर करने और इसे राष्ट्र की सेवा में लगाने का अवसर भी है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रत्येक अग्निवीर को समुचित कौशल और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वायुसेना ने अपनी संचालनगत प्रशिक्षण पद्धति में बदलाव किया है। इस वर्ष दिसंबर में 3000 अग्निवीरों का आरंभिक प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से महिला अग्निवीरों को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। Induction of air warriors into the Indian Air Force through the Agnipath scheme is a challenge for all of us. But more importantly, it is an opportunity for us to harness the potential of India's youth and channelize it towards the service of the nation. We have changed our operational training methodology to ensure that each Agniveer is equipped with the right skills and knowledge to start their career in the Air Force. In December this year, we would be inducting 3000 Agniveer Vayu for their initial training. This number will only go up in the years to come to ensure adequate staffing. We are also planning on induction of women Agniveer starting next year. वायुसेना दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री ने वायुसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट संदेश में कहा, राष्ट्र और इसकी संप्रभुता की रक्षा में भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने समस्त वायुसेना कर्मियों और उनके परिजनों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नभ स्पर्श दीप्तम के आदर्श वाक्य के अनुरूप भारतीय वायुसेना दशकों से असाधारण प्रवीणता प्रदर्शित कर रही है। उन्होंने कहा कि वायु सैनिकों ने राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान की है और आपदाओं के समय उल्लेखनीय मानवीय भावना का परिचय दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना वीरता, उत्कृष्टता, कार्य निष्पादन और व्यावसायिकता के लिए जानी जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने प्राकृतिक आपदाओं के समय देशवासियों की मदद की है और देश को वायु सैनिकों पर गर्व है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट संदेश में कहा कि हमारी वायुसेना आधुनिक, सुप्रशिक्षित और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की असाधारण कमान है। सरकार ने भारतीय वायुसेना में एक नई शस्त्र प्रणाली शाखा शुरू किए जाने की स्वीकृति दी है। ये शाखा भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये सतह से सतह तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सुदूर पायलट केंद्र से नियंत्रित चालक रहित विमान और ट्विन मल्टी क्रू विमान में हथियार प्रणाली संचालन की 4 विशिष्ट शाखाओं से संबंधित है।
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार इस तरह की प्रणाली शुरू की जा रही है। Government has approved the creation of a weapon system branch for the officers in the Indian Air Force. This is the first time since independence that a new operational branch is being created. This will essentially be for manning of 4 specialized streams of surface-to-surface missiles, surface-to-air missiles, remotely piloted aircraft and weapon systems operators in twin and multi-crew aircraft. रक्षा मंत्रालय ने इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले दिन उत्तरी गुजरात के मेहसाणा के कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी मेहसाणा, भरूच, आनंद, जामनगर, राजकोट और अहमदाबाद जाएंगे। मोढेरा गांव जो अपने सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, उसे जल्द ही देश के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव के रूप में नई पहचान मिलेगी। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोढेरा को देश का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित करेंगे। यह महत्वाकांक्षी परियोजना 80 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार और गुजरात सरकार का संयुक्त उद्यम है, जिसके तहत विश्वविख्यात मोढेरा गांव के 1300 से अधिक घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली बिलों में 60 से 100% तक कमी आई है। प्रधानमंत्री कल मोढेश्वरी माताजी मंदिर और विश्व प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर की मुलाकात लेंगे, जहां वह सौर ऊर्जा आधारित 3D प्रोजेक्शन और हेरिटेज लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेहसाणा गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत साबरमती जागुडान रेलखंड, ओएनजीसी के नंदासन जियोलॉजिकल तेल उत्पादन परियोजना, खेरवा में शिंगोडा झील तथा सुजलाम सुफलाम नहर, धारोई बांध से जुड़ी वडनगर, घेरालू और धारोई समूह सुधार स्कीम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सोमवार को श्री मोदी भरूच के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कुछ परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मंगलवार को श्री मोदी अहमदाबाद के पास पसरावा में सिविल अस्पताल में कुछ स्वास्थ्य केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, बिजली, जलापूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम में गुवाहाटी में प्रदेश भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के कारण आज पूर्वोत्तर में शांति है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों के लगभग 9,000 युवा हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार के कारण पूर्वोत्तर के कई इलाकों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफस्पा को हटा लिया गया है। श्री शाह ने कहा कि 2014 के बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। बोडो समझौता हो, ब्रू समझौता हो, ढेर सारे हथियारी ग्रुपों ने अपने हथियार डाले। 2014 से लेकर 2022 तक करीब करीब 9,000 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए हैं और आज इसका परिणाम देखिए। 2006 से 2014 में 8700 घटनाएं हुई थी और 2014 से 22 में वो घटनाएं घटकर 2250 तक पहुंची है। सुरक्षा बलों की मृत्यु 500 से ज्यादा थी, वो कम होकर 128 तक सीमित हुई है और नागरिकों की मृत्यु 2300 से ज्यादा थी, वो कम कर 385 तक पहुंची है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी देश भर में छोटे से छोटे स्तर पर भी अपने कार्यालय स्थापित करेगी। उन्होंने गुवाहाटी के अत्याधुनिक कार्यालय को गर्व का विषय बताया। 512 कार्यालय बनाने का प्रस्तावना रखी और आज 236 कार्यालय जिले के बन चुके हैं और 154 कार्यालय बनने के क्रम में हैं। आगे चल करके हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का भव्य कार्यालय होगा और असम और नॉर्थ ईस्ट में भी हर जगह भव्य कार्यालय होगा। हमारे संवाददाता के अनुसार गुवाहाटी में पार्टी की 6 मंजिला इमारत वशिष्ठ चरियाली इलाके में है। इसके उद्घाटन अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भवेश कालिता, राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और रामेश्वर तेली ने पार्टी के कई पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। दोनों नेता आज गुवाहाटी में खानापुरा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की एक एक विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए तीनों उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने अपने नेता कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई को हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अमन गिरी उत्तर प्रदेश की गोला गोकरणनाथ विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे, जबकि कांग्रेस के पूर्व विधायक के राजगोपाल रेड्डी तेलंगाना के मुनुगोड सीट से अपना राजनीतिक भविष्य आजमाएंगे। इन तीनों सीटों के लिए मतदान 3 नवंबर को होगा। मतगणना 6 नवंबर को होगी। हरियाणा चुनाव आयोग ने राज्य के 10 जिलों में 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थानों के मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ये जिले हैं भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव 30 अक्टूबर को कराए जाएंगे, जबकि पंचायत चुनाव के लिए 2 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस घोषणा के साथ ही पहले चरण के मतदान वाले सभी 10 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। शेष 12 जिलों के लिए मतदान का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। हरियाणा में 22 जिला परिषदों में 411 सदस्य हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय वायुसेना की स्थापना के 90 वर्ष पूरे। सरकार ने वायुसेना में एक नई शस्त्र प्रणाली शाखा आरंभ किए जाने को स्वीकृति दी। वायुसेना प्रमुख ने कहा, इस वर्ष दिसंबर में 3000 अग्निवीरों का आरंभिक प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के मेहसाणा में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार के प्रयासों से पूर्वोत्तर में शांति वापस आई। लगभग 9000 युवा हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे। महाराष्ट्र में मुंबई औरंगाबाद हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। राष्ट्रीय खेलों में सेना पदक तालिका में शीर्ष पर, हरियाणा दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। और महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने मेजबान बांग्लादेश को 160 रन का लक्ष्य दिया। महाराष्ट्र में आज तड़के मुंबई से यवतमाल जा रही एक बस की दुर्घटना में कम से कम 12 यात्रियों की मौत हो गई है और 30 अन्य घायल हैं। ये दुर्घटना उस समय हुई जब एक प्राइवेट लग्जरी बस मुंबई औरंगाबाद राजमार्ग पर एक टैंकर से टकरा गई। टक्कर के कारण जबरदस्त विस्फोट हुआ और बस में आग लग गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में संवाददाताओं से कहा कि घायलों का इलाज निःशुल्क कराया जाएगा। श्री शिंदे ने मृतकों के निकटतम परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। गुजरात में भारतीय तटरक्षक ने आतंकरोधी दस्ते के साथ संयुक्त कार्रवाई में भारतीय जल क्षेत्र से कल रात एक पाकिस्तानी नौका जब्त की। नौका में सवार चालक दल के 6 सदस्यों से 350 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 50 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार नौका और चालक दल के सदस्यों को आगे की पूछताछ के लिए जखाऊ ले जाया गया। पिछले 1 वर्ष में भारतीय तटरक्षक और गुजरात आतंकरोधी दस्ते की ये 6ठी संयुक्त कार्रवाई थी। 14 सितंबर को एक पाकिस्तानी नौका से 40 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रोजगार के लिए भूमि घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। घोटाले के समय लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आरोप पत्र में लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती, मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक सौम्य राघवन, रेलवे के पूर्व सीपीओ कमलदीप मेनराई, वैकल्पिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किए गए 7 उम्मीदवारों और 4 अन्य व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने जांच के दौरान ये पाया कि अभियुक्तों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक और सीपीओ के साथ मिलकर भूमि के बदले वैकल्पिक भर्ती के नाम पर घोटाला किया।
अभियुक्तों अथवा उनके निकट संबंधियों के नाम भूमि सर्कल रेट और बाजार से कम दरों पर खरीदी गई। ये आरोप भी है कि उम्मीदवारों ने रेल मंत्रालय में फर्जी दस्तावेज जमा करवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों के पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर के सूचना महानिदेशालय की ओर से जारी ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने आतिथ्य और गर्मजोशी के लिए जम्मू कश्मीर की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश के सूचना महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष अब तक 1 करोड़ 62 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर की विस्तार परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी उज्जैन में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर महाकाल मंदिर परिसर के विस्तार की योजना 2017 में बनाई गई थी। करीब 800 करोड़ रुपए की महाकाल मंदिर विस्तार योजना के कार्य 2 चरणों में किए जा रहे हैं। पहले चरण में करीब 351 करोड़ रुपए के कार्य हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को प्रथम चरण के इन्हीं कार्यों का लोकार्पण करेंगे। दूसरे चरण के कार्य 2023-24 में पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से इस पल का साक्षी बनने का अनुरोध किया है। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात, शाम को 6 बजे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होगा। ये भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, अब महाकाल बाबा। प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण होगा। मेरी आपसे अपील है कि इस पल के साक्षी बने। महाकाल मंदिर परिसर में बने कॉरिडोर का नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। पहले चरण में महाकाल प्लाजा, महाकाल कॉरिडोर और महाकाल थीम पार्क बनाए गए हैं। महाकाल कॉरिडोर में पैदल चलने के लिए 200 मीटर लंबा मार्ग बनाया गया है। इसमें 25 फीट ऊंची और 500 मीटर लंबी म्यूरल वॉल और शिव की विभिन्न मुद्राओं सहित 108 शिव स्तंभ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की नीलामी अब 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। संस्कृति मंत्रालय के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मृति चिन्ह ऐसे अनेक विशेष उपहारों में शामिल हैं जो पिछले कई वर्षों में उन्हें मिले हैं। उन्होंने लोगों से इस नीलामी में हिस्सा लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार लोगों से साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 94वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। श्रोता 1922 पर मिस कॉल दे सकते हैं और एसएमएस लिंक प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री के लिए अपने सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सेना 42 स्वर्ण, 31 रजत और 27 कांस्य सहित 100 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर है। हरियाणा 29 स्वर्ण, 23 रजत और 23 कांस्य सहित 75 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र 26 स्वर्ण, 27 रजत और 49 कांस्य सहित 102 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। स्वदेशी मलखंभ प्रतियोगिताएं कल शुरू हुई। मलखंभ एक स्थिर या लटकते लकड़ी के खंभे पर योग और कुश्ती की मजबूत पकड़ पर का प्रदर्शन है। पुरुष हॉकी में आज हरियाणा ने तमिलनाडु को 3-0 से और उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कर्नाटक भी सेमीफाइनल में पहुंच गया है। महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट में आज सिलहट में भारत ने बांग्लादेश को 160 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक 3 ओवर में 11 रन बना लिए हैं। भारत ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आज एक अन्य मैच में श्रीलंका ने मलेशिया को 72 रन से हरा दिया। श्रीलंका के 106 रन के लक्ष्य के जवाब में मलेशिया की टीम 9 ओवर और 4 गेंद में 33 रन पर सिमट गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम भारत में तेलुगु सिनेमा के सफर के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
भारत में प्रदर्शित पहली तमिल मूक फिल्म कीचक वधम वर्ष 1918 में आर नटराज मुदलियार ने बनाई थी। वर्ष 1931 में आलम आरा के प्रदर्शन के 7 महीनों के भीतर H.M. रेड्डी द्वारा निर्देशित एक तमिल फिल्म कालिदास रिलीज हुई थी। मद्रास, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उस समय दक्षिण भारतीय फिल्मों की फिल्म राजधानी और हिंदी फिल्मों के साथ साथ श्रीलंकाई सिनेमा के लिए द्वितीयक फिल्म केंद्र बन गया था। द्रविड़ आंदोलन के नेता CN अन्नादुराई ने वर्ष 1949 में वेलक्करी और 1951 में और इरावू फिल्म का लेखन किया। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता M. करुणानिधि ने वर्ष 1952 में ब्लॉकबस्टर फिल्म पराशक्ति का लेखन किया और देश के महानतम अभिनेताओं में से एक शिवाजी गणेशन को फिल्मों में लेकर आए। நிச்சயமாக இல்லை. கோவிலிலே குழப்பம் விளைவித்தேன். கோவில் கூடாது என்பதற்காக அல்ல. கோவில் கொடியவரின் கூடாரமாய் இருக்க கூடாது என்பதற்காக. பூசாரியை தாக்கினேன். அவன் பக்தன் என்பதற்காக அல்ல. பக்தி பகல் வேஷமாய் ஆகிவிட்டதை கண்டிப்பதற்காக. உனக்கே இவ்வளவு அக்கறை, உலகத்தில் யாருக்கும் இல்லாத அக்கறை என்று கேட்பீர்கள். நானே பாதிக்கப்பட்டேன், நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டேன். சுயநலம் என்பீர்கள். என் சுயநலத்திலே பொதுநலமும் கலந்திருக்கிறது. इन 3 फिल्मों के बाद तमिल फिल्म उद्योग में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। M.G. रामचंद्रन एक दमदार नायक के रूप में उभरे और तमिल मूल्यों तथा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले सुपरस्टार बन गए। फिल्मों का राजनीतिक प्रभाव इतना अधिक था कि फिल्म उद्योग के 5 अभिनेताओं जैसे CN अन्नादुराई, M. करुणानिधि, M.G. रामचंद्रन, V.N. जानकी और J. जयललिता को मुख्यमंत्री बनते हुए देखा गया। वेद विहारा जीवेश्वरा शंकरा नाद शरीरा परा वेद विहारा जीवेश्वरा शंकरा। कृष्ण पंजू, A. भीम सिंह, B.R. पंथुलू, श्रीधर, K. बालचंद्रन, J. महेंद्रन, भारती राजा, बालू महेंद्र, मणिरत्नम और शंकर जैसे निर्देशकों ने तमिल फिल्मों को रचनात्मक रूप से चरम पर पहुंचाया। जेमिनी गणेशन, जयशंकर, रविचंद्रन, कमल हसन, रजनीकांत, विजयकांत, सत्यराज, कार्तिक, विजय और अजीत जैसे अभिनेता तमिल फिल्म उद्योग के अभिन्न अंग बन गए। G. रामनाथन, सुब्बैया नायडू, K.V. महादेवन, M.S. विश्वनाथन, राम मूर्ति, इलैया किन्नम, उंगल विरुप्पम और साउंड ट्रैक ओली चित्रम ने तमिल सिनेमा को काफी मदद प्रदान की। 20वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में तमिल फिल्में सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया, जापान, मध्य पूर्व एशिया, अफ्रीका की कुछ हिस्सों, ओशिनिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अन्य देशों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शित की गयी। कल की कड़ी में हम आपके लिए कन्नड़ और मलयालम फिल्मों की जानकारी लेकर आएंगे। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रुपया जारी करेगा। थोक और खुदरा भुगतान के लिए अलग अलग डिजिटल करेंसी जारी करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना और डिजिटल मुद्रा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि भारत ने 3 चरणों में बिजली आपूर्ति के साथ 95% जिला अस्पतालों और लगभग 90% उप मंडल अस्पतालों का सफलतापूर्वक विद्युतीकरण किया है।
स्वास्थ्य और ऊर्जा पर उच्च स्तरीय गठबंधन की दूसरी बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए डॉक्टर पवार ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के भारत सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर पवार ने कहा कि भारत 33% की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से अधिक योगदान कर चुका है। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कर्च पुल आज एक विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो गया। इसके कारण पुल से लगी सड़क का एक हिस्सा आंशिक रूप से ढह गया। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा कि ये घटना ईंधन टैंक में आग लगने से हुई, जबकि यूक्रेन की मीडिया ने कहा कि पुल पर विस्फोट हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में द्रौपदी डांडा में हिमस्खलन के बाद लापता पर्वतारोहियों में से अब तक 26 के शव बरामद किए गए हैं। इनमें 2 अनुदेशक और 24 प्रशिक्षु हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के अनुसार शेष 3 पर्वतारोहियों की खोज और बचाव का काम जारी है। राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और उदयपुर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में लगातार वर्षा हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान में लगभग सभी जगहों पर बारिश हुई है। पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिनों तक वर्षा का अनुमान है। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल घिरे हैं और लगातार हल्की वर्षा हो रही है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। श्रीनगर और जम्मू में शाम तक बादल घिरने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और जम्मू में 22 डिग्री सेल्सियस रहा। मुजफ्फराबाद में शाम तक बादल घिरने का अनुमान है। लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है फिल्म अभिनेता राजकुमार पर। यूं तो कई सितारों ने अपने दमदार अभिनय के बल पर दर्शकों के दिलों पर राज किया है, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने राजकुमार माना, और वे थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने उनसे कहा, हुजूर, अगर आप फिल्मों में हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। राजकुमार को सिपाही की बात जच गई और उन्होंने इस बारे में कोशिश शुरू कर दी। 1957 में उन्हें महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में एक किसान की छोटी सी भूमिका मिल पाई। 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल और वक्त ने राजकुमार को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। राजकुमार को दिल एक मंदिर और वक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। 1996 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना की स्थापना के 90 वर्ष पूरे। सरकार ने वायुसेना में एक नई शस्त्र प्रणाली शाखा आरंभ किए जाने को स्वीकृति दी। वायुसेना प्रमुख ने कहा, इस वर्ष दिसंबर में 3000 अग्निवीरों का आरंभिक प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के मेहसाणा में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार के प्रयासों से पूर्वोत्तर में शांति वापस आई। लगभग 9000 युवा हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे। महाराष्ट्र में मुंबई औरंगाबाद हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। राष्ट्रीय खेलों में सेना पदक तालिका में शीर्ष पर, हरियाणा दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। और महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने मेजबान बांग्लादेश को 160 रन का लक्ष्य दिया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।